तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात करनी है अब डिसऑर्डर्स के बारे में। इस बुक में उन टॉपिक्स के अलावा जो हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, अब सिर्फ बचे हैं डिसऑर्डर्स, कि डिसऑर्डर कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो अब हमने सिर्फ वो बात करनी है इस वीडियो में। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो ये एंग्जाइटी होती क्या है? तो वेग, अनप्लेजेंट, डिफ्यूज फीलिंग और फियर एंड एप्रीहेंशन, ये हो गया मीनिंग एंग्जाइटी का। कि वेग और बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट फीलिंग और बिल्कुल फियर और चिंता, डर, ये सब की ऐसी अनएक्सप्लेनेबल कुछ ऐसी फीलिंग, वो होती है एंग्जाइटी। अब इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर फर्दर 5 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर बेसिक जो डेफिनेशन है एंग्जाइटी की, वही इसके अंदर के सिम्टम्स हैं, जैसे प्रोलॉन्ग्ड, वेग, अनएक्सप्लेन्ड एंड इंटेंस फियर, वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग, मार्क्ड बाय मोटर टेंशंस विच लेड्स टू रेस्टलेसनेस। इसमें पर्सन रेस्टलेस हो जाता है, वही सब फीलिंग्स होती हैं, अनएक्सप्लेन्ड, वेग, फीलिंग ऑफ फियर, चिंता, ये सब फीलिंग्स आपको होती है। ये होता है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर के अंदर होते हैं रिकरेंट एंग्जाइटी अटैक्स। जैसे सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बट सडनली यही सारे सिम्टम्स जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, यही सारे सिम्टम अपने पीक पर हो जाते हैं और सडनली होने लग जाते हैं। इसमें डिजीनेस हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये सब उसके अब सिम्टम्स हैं। तो ओसीडी का बेसिक मतलब क्या होता है? इसके अंदर मेनली 2 की टर्म्स हैं। एक तो है ऑब्सेशन और एक है कंपल्जन। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है जब आपके माइंड लेवल पर कोई चीज़ बार बार आपके माइंड में आ रही हो, यानी कि थॉट्स बार बार एक ही थॉट का आना, वो हो गया ऑब्सेशन। और बार बार एक ही बिहेवियर का करना, वो हो गया कंपल्जन। तो कंपल्जन और ऑब्सेशन, यानी कि थॉट्स के लेवल पर भी और बिहेवियर के लेवल पर भी, जब कोई चीज़ बार बार आप कर रहे हो जो आपकी डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करने में परेशान करे आपको, वो होता है ओसीडी। उसके बाद पीटीएसडी, ये काफ़ी कॉमन है। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब कि ये होता है उन लोगों को जिन्होंने पहले कोई ना कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा फेस किया है। तो अब वो ट्रॉमा के बाद उनको कई बार उसके फ्लैशबैक्स होते हैं उनके माइंड में, कुछ अलग से सडनली उसकी यादें आना, रिकरेंट ड्रीम्स या फ्लैशबैक उस चीज़ के होना, फेस्ड बाय पीपल हु कॉट बाय अ नेचुरल डिजास्टर और एनी सीरियस एक्सीडेंट। वही जो मैंने अभी बात कही कि ऐसे लोगों को ये होता है जिनको कोई बड़ा ट्रॉमा पहले हो चुका हो, तो उन लोगों को उसके फ्लैशबैक्स आते हैं। अचानक से कुछ भी मन में कोई बात आ जाती है कि ये ऐसे हुआ था, तो फिर वही सब माइंड के अंदर चलने लगता है और इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये होता है पीटीएसडी। अब उसके बाद फोबियाज। तो फोबिया क्या होता है? इर्रेशनल फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पीपल। जब आपको किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पीपल, किसी लोगों से स्पेसिफिक कोई डर हो, इर्रेशनल डर हो, वो होता है फोबिया। अब इसके अंदर फर्दर और 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक फोबिया, इर्रेशनल फियर फ्रॉम एन एनिमल और बीइंग इन एनक्लोज्ड स्पेस। जब आपको किसी बंद कमरे में या बंद किसी चीज़ों में रहने से डर हो, और इसमें यह भी आ सकता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ का डर हो, कि मुझे इस चीज़ से डर है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का ही अगर आपको डर हो, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। उसके बाद सोशल फोबिया। सोशल फोबिया जब आपको सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में डर हो, इंटेंस फियर इन डीलिंग विद अदर्स, जब आपको किसी से डील करने में ही डर लग रहा हो, ये इर्रेशनल है, इसलिए इट्स सोशल फोबिया। उसके बाद अगोरा फोबिया। अगोरा फोबिया जब आपको किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से डर लगे। इसका एग्जांपल, जैसे अगर कोई पर्सन ज़्यादातर घर में रहा है, उसने कोई बाहर ऐसी अलग सिचुएशंस नहीं देखी कि जिसमें उसको और कुछ एक्ट करना पड़े अलग से, जो वो नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में करता है। तो अगर उसको कुछ भी अलग अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने से डर लगता है, तो वो होगा अगोराफोबिया। तो ये 5 बेसिकली टाइप्स थे एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। अब उसके बाद सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बेसिकली ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर फिज़िकल सिम्टम्स तो होते हैं, पर उसका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता। यानी कि इसके अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि हमें फ़िज़िकली कुछ सिम्टम्स हैं, पर फिज़िकल उसका कोई कॉज होता ही नहीं है। ये इस तरीके का कोई डिसऑर्डर होता है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अब इसके अंदर फर्दर 4 टाइप्स हैं। इसमें बेसिकली आपको एक्सट्रीम और इनकैपेसिटिंग पेन, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं असहनीय आपको पेन हो रहा है, जिसको आप कैपेसिटी नहीं है आपकी उसको सहन करने की, कोप करने की, उससे इतना ज़्यादा लेवल का पेन हो रहा है, पर उसका कोई बायोलॉजिकल सिम्टम ही नहीं है,
तो ये इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं पेन डिसऑर्डर के अंदर। अब इसको ठीक करने के लिए, इसे कोप करने के लिए या तो एक्टिव कोई कोपिंग होती है या पैसिव कोपिंग होती है। अब उसके बाद सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, इसके अंदर बेसिकली लोग मल्टीपल और क्रॉनिक बॉडीली कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरे को, क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुरानी चलती आ रही, कि बहुत ही पुरानी कई सारी बीमारियां हैं और कई सारी हैं, यानी कि मल्टीपल है, तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही बीमारियां, ये होता है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के अंदर। प्रेजेंटेड इन एग्जैजरेटेड वे, उसको जब वो लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोलते हैं। प्रोवाइड लॉन्ग एंड डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द इलनेस, और उसको एक बहुत ही ज़्यादा लंबी अच्छी खासी बड़ी हिस्ट्री उसकी बताते हैं। उसके बाद कन्वर्जन डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक बेसिक बॉडी फंक्शन ही आपका बॉडी का ख़राब हो चुका है, या फिर कोई लॉस ऑफ बॉडी पार्ट हो गया कि मेरा तो हाथ ही नहीं है, मेरा पैर ही नहीं है, या कुछ बेसिक बॉडी के फंक्शन ही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर और सेंसरी फंक्शंस विदाउट फिजिकल कॉज, फिजिकल कॉज के बिना ही उनको ऐसा लगता है कोई फंक्शन बॉडी नहीं कर पा रही है, ये होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर ये होता है कि कोई भी सिम्टम आपको ज़रा सा लगे तो उसका हालांकि अभी चेकअप भी नहीं हुआ कि वो चीज़ आपको है या नहीं है, पर आप ऐसे सोचने लगो कि मुझे तो बहुत ही कोई सीरियस बड़ी बीमारी है, और इसके अंदर लोग ऑब्सेसिव प्रिकॉशंस लेते हैं और वरी करते रहते हैं बार बार अपने हेल्थ के लिए। तो ये सुन के आपको लग सकता है कि हाँ ये तो मेरे को भी है, पर इसके अंदर ये डिसऑर्डर है और नॉर्मल से काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं ये, तो ऐसे सोचने की नीड नहीं है। ये छोटे मोटे लेवल पे हो सकता है किसी को हो भी, पर बड़े लेवल पर ये डिसऑर्डर्स जो हैं इनके अंदर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ये बातें लिखी हैं कि बहुत एक्सट्रीम में लोगों को ये सब होता है। तो बेसिकली ये था सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। अब उसके बाद डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, इसके अंदर एक ऐसी अनरियल सी कोई फीलिंग होती है और कभी कभार लॉस या फिर शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी भी हो सकता है। इसके आगे फिर फर्दर वही 4 टाइप्स हैं जैसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में थे। तो डिसोसिएटिव एमनीजिया इसका पहला टाइप। डिसोसिएटिव एमनीजिया के अंदर 2 की टर्म्स आपने याद रखनी है, एक सेलेक्टिव और एक एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज, तो कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, यानी कि कोई किसी को कोई माइंड में कोई या ब्रेन में कोई चोट नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ, तब भी कुछ सेलेक्टिव मेमोरी आपकी गायब हो जाए। फॉर एग्जांपल आप कहीं गए और आपने जो भी पूरे दिन में किया, बस 8 से लेकर 10 बजे के बीच में जो किया वो आप भूल जाओ और बिल्कुल ही भूल जाओ। तो ये होता है डिसोसिएटिव एमनीजिया के अंदर कि सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होना। तो ये 2 टर्म्स आपने याद रखनी है, एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस इसके अंदर होती है। और इसका जो एक्सटेंट होता है वो ज़्यादा होता है नॉर्मल से, एक्सटेंट फॉरगेटिंग का, कि भूलने का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल से। उसके बाद है डिसोसिएटिव फ्यूग। डिसोसिएटिव फ्यूग कुछ डिसोसिएटिव एमनीजिया जैसा ही है, बट इसमें अलग ये होता है कि अगर आप कहीं गए और आपका बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी पूरी ही बदल जाए, assumption of a new identity and unable to recall the previous identity, ये ऐसा होना, पर ऐसा होना स्पेसिफिकली कहीं और जाके, कि जब आप किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में जाओ या किसी अलग जगह पर जाओ और वहाँ जाकर आप बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव करने लग जाओ, और जब आप वापस आओ तो उसके बाद आपको कुछ भी मेमोरी ही ना हो उस इवेंट की, ये होता है डिसोसिएटिव फ्यूग के अंदर। उसके बाद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा या किसी सीरीज़ वगैरह अगर आप कोई देखते हैं उसमें आपने काफ़ी इसके बारे में सुना होगा। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर बेसिकली पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, एक पर्सनैलिटी नहीं है मेरी, बहुत ही अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, और वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ आपस में ये मतलब पता भी हो सकता है कि मेरी एक ये पर्सनैलिटी है, और कई बार बंदा को नहीं भी पता होता कि ये सब पर्सनैलिटीज़ है मेरी, कॉन्शियस भी हो सकता है उसके बारे में और उसके बारे में अनअवेयर भी हो सकता है पर्सन। उसके बाद डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये एक ड्रीम लाइक स्टेट है in which a person has a feeling of being separated from both the self and reality। सेल्फ मतलब कि वो खुद, कि मैं जो हूँ और मेरी पर्सनल जो आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है, मैं अपनी पर्सनैलिटी से भी अलग हो गया, और जो मेरे आसपास है, यानी कि वो जो रियलिटी जो मेरे आसपास है, जो आसपास का माहौल, सिचुएशंस है, उनसे भी मैं अपने आप को बिल्कुल ही अलग फील कर रहा हूँ, कि ना मैं यहाँ पर हूँ अपनी पर्सनैलिटी में पूरी तरह से, ना मैं खुद में हूँ, ना ही इस रियलिटी में मुझे कोई अस्तित्व लग रहा है। तो ऐसी जब कोई स्टेट हो
बहुत ही ज़्यादा मतलब ये थोड़ी सी अजीब सी है, समझने में आपको हो सकता है मुश्किल हो, पर कई लोगों को ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो उस तरीके की सिचुएशन जब आपको अपना सेल्फ से भी अलग हो और रियलिटी से भी अलग फील कर रहे हो, उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। तो ये 4 टाइप्स थे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर। उसके बाद है मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर होता क्या है? ये कहते हैं ऐसी स्टेट को जिसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए मूड में, या फिर कोई बहुत लंबे समय से चलती आ रही कोई इमोशनल स्टेट को, कि बहुत ही लंबे टाइम से कोई एक पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट आपकी चल रही हो, या फिर मूड की कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, उसको बोलते हैं मूड डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर के साथ साथ सुसाइड का भी बहुत बड़ा एक लिंक है, कि जिनको मूड डिसऑर्डर होता है ज़्यादातर लोग वो सुसाइड कमिट कर सकते हैं। ये रिस्क माना गया है एज़ पर साइकोलॉजी। तो ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि जिन लोगों के मतलब सुसाइड करने से पहले जो सिम्टम्स थे वो कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं, कि लोगों की चेंज हो जाती है हैबिट ईटिंग की और स्लीपिंग की, ड्रग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, और जो एक्टिविटीज़ पहले प्लेजरेबल लगा करती थी कभी, वो अब ज़्यादा नहीं लगती हैं। पर इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको इसमें से कुछ हो भी रहा हो तो ये मोस्टली लोगों को आजकल हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसी के सिम्टम है। तो उसके बाद ये 3 मेन टाइप्स हैं मूड डिसऑर्डर के। अब मूड डिसऑर्डर को समझने के लिए आप इसको इस तरीके से समझें कि ये है एक मूड डिसऑर्डर ऐसे, और इसकी एक साइड है बिल्कुल यहाँ पर एक्सट्रीम और एक साइड है बिल्कुल यहाँ पर एक्सट्रीम। और इसके अंदर सबसे पहले इधर वाली लेफ़्ट साइड को हम मान लेते हैं ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और इस तरफ हम मान लेते हैं मेनिया। तो जो मैनियक होते हैं, मैनियक पर्सन आपने सुना होगा, मैनियक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक, ओवर एक्टिव, हाइपरली एक्टिव लोग, जो कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये पॉजिटिव वे में नहीं है कि कोई पर्सन एक्टिव है, ओवर एक्टिव जब कोई हो कि कहीं पर टिक के बैठ भी ना पाए, वो सिचुएशन होती है मैनियक वाली, कि ये पर्सन मैनियक है। आपने कई बार मूवीज़ या सीरीज़ में सुना होगा। तो वो मैनिया एक डिसऑर्डर का टाइप है। तो मेनिया होना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, हाईली एक्टिव, आप किसी जगह पर 5 मिनट बैठ नहीं सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी चीज़ में। ये हो गया एक तरफ मेनिया बिल्कुल एक्सट्रीम में, और एक तरफ उससे बिल्कुल उल्टा एक्सट्रीम में होता है आपका ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर वही डिप्रेशन वाली सारी क्वालिटीज़ होती हैं, कि बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब डाउन डाउन सा मूड रहना हर टाइम, और ना किसी एक्टिविटी में प्लेजर दिखना, ना इंटरेस्ट आपका रहना, टायर्डनेस रहना हर टाइम, कांस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स इसके अंदर एक मेन टॉपिक है, कि लगातार बहुत टाइम से चलती आ रही स्लीप प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें हो सकती हैं। तो एक तरफ है बिल्कुल ही डाउन और एक तरफ बिल्कुल ही अप, मेनियक। तो इन दोनों के बीच में कई बार यहाँ पर आता है बायपोलर मूड डिसऑर्डर। कि अब बायपोलर मूड डिसऑर्डर का क्या मतलब है, कि कुछ फेज़ यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्सन रहता है इसके अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर, और कुछ पर्टिकुलर टाइम वो रहता है मेनिया के अंदर। तो ये है पूरा मूड डिसऑर्डर, एक तरफ बिल्कुल ही डिप्रेशन और दूसरी तरफ ये बिल्कुल ही मैनियक वाली फीलिंग्स। और बायपोलर होता है जब कोई स्पेसिफिक फेज़ आपका सेट हो, कि इतने से इतने मतलब टाइम पीरियड के लिए आप डिप्रेशन में रहते हैं, और इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए, और इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए मेनिया में। तो ये था मूड डिसऑर्डर। और ये एक पॉइंट यहाँ पर, ये डिप्रेशन जिनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके लिए लिखा गया है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिप्रेशन होने में हेल्प कर सकते हैं, वो जेनेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि हेरिडिटली आपके पास कोई ऐसे जीन्स हों जिनकी वजह से आपको हो सके। एज भी इसमें मैटर करती है ऑफ कोर्स, और जेंडर भी इसमें फैक्टर है, क्योंकि इसमें माना गया है कि लड़कियों को ज़्यादा ये हो सकता है, क्योंकि उनको बचपन से ही दबा के रखा जाता है, स्पेसिफिक टू इंडियन सोसाइटी। और उसके बाद लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ये भी एक फैक्टर है। एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव लाइफ इवेंट्स, ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, कि जिस पर्सन ने बार मतलब हमेशा ही ज़्यादातर नेगेटिव अपनी लाइफ इवेंट्स देखे हैं, उसको भी ज़्यादा चांस हैं डिप्रेशन होने के। स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी बोल सकते हैं। तो ये डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में और काफ़ी बड़ा आपकी बुक में देखने से लगता है, पर इस वीडियो के अंदर ये फ़्लो चार्ट्स के थ्रू मैंने इसको कोशिश करी है कि जितना ईज़ी टू ईज़ी हो सके ये एक्सप्लेन, उतना अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये डिसऑर्डर होता क्या है, इसको समझते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स इन विच पर्सनल
ऑक्यूपेशनल एंड सोशल लाइफ स्पॉइल्स। इसमें पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ और सोशल लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है। इट इज़ अ डिबिलिटेटिंग डिसऑर्डर। डिबिलिटेटिंग मतलब कुछ कम कर देना, वीक कर देना, इस तरीके का। तो ऐसा डिसऑर्डर ये होता है। और इसके अंदर जो पेशेंट है वो तो सफ़र करता ही करता है, उसके साथ उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं डिसऑर्डर के, इसके सिम्टम्स इतने सारे हैं कि उसकी भी क्लासिफिकेशन करनी पड़ी। तो इसके सिम्टम्स को क्लासिफाई कर दिया इन 3 कैटेगरी में। सबसे पहला पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव का मतलब कि कुछ एक्सेस हो जाना, प्लस हो जाना, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एक्सेसेस। और नेगेटिव को बोलते हैं साइकोलॉजिकल डेफिसिट्स। तो उसके बाद आता है एक साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स लिंक्ड है आपके पोस्चर्स वगैरह से। तो पॉजिटिव सिम्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो एक्सेस हो, और नेगेटिव सिम्टम के अंदर जो नेगेटिव हो जाए, यानी कि डेफिसिट्स हो। और साइकोमोटर सिम्टम मतलब पोस्चर से लिंक करने वाले कुछ ऐसे सिम्टम्स, अपने जो भी कुछ पोस्चर वाइज इम्पैक्ट हो। तो अब पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, उसके अंदर सिम्टम्स होते क्या क्या। तो सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सेसेस क्या क्या होती हैं इसके अंदर। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है डिल्यूजन्स। इसमें डिल्यूजन्स होते हैं। डिल्यूजन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा किसी मूवीज़ या सीरीज़ वगैरह में। तो डिल्यूजन्स का बेसिक मतलब होता है कि कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव आपके मन में बन जाते हैं जो चीज़ एक्चुअली में नहीं होती। नो बेस इन रियलिटी, उसका कोई बेस नहीं होता रियलिटी में, फिर भी आपके मन में वो चीज़ बिल्कुल रियल होती है। अब डिल्यूजन्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। डिल्यूजन्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, या डिल्यूजन के अंदर क्या टाइप है। फीलिंग ऑफ डेलिबरेटली विक्टमाइज्ड, यानी कि आपको खुद सोच के आप ऐसा फील करते हो कि आप विक्टम हो, कोई ना कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर ही रहा है। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, आप हर इवेंट को अपने साथ रेफ़र करके देखने लग जाते हो। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, कि कुछ भी ऐसा फॉल्स बिलीव जिसमें कि आपने अपने अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर एज्यूम कर ली कि मेरे अंदर कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है, मेरे बोलने से हो जाएगा, वो होता है ग्रैंडियर का डिल्यूजन। उसके बाद डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि मेरी लाइफ जो है वो कंट्रोल्ड है बाकियों से, कि बाकी लोगों ने लाइफ को कंट्रोल कर रखा है, ये होता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो ये डिल्यूजन के आगे फर्दर टाइप्स थे। उसके बाद हेलोसिनेशंस। हेलोसिनेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो एक्चुअली में नहीं है, और ये आपको सिर्फ आपके माइंड के अंदर बार बार कोई आवाज़ें जैसे सुनाई देना। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हेलोसिनेशन का, कि जो एक्चुअली में कोई आवाज़ नहीं है बट आपको ही सुनाई दे रही है आवाज़, वो होता है हेलोसिनेशन। तो ये सिर्फ आवाज़ तक सीमित नहीं है, इसके और भी कई सारे टाइप्स हैं। तो परसेप्शंस दैट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि बाहर कुछ ऐसा नहीं है पर आपको लग रहा है कि असल में ऐसा है। और ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका, कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उसके अंदर हेलुसिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अब हेलुसिनेशन के आगे टाइप्स इसके अंदर हैं। सबसे पहला ऑडिटरी, जो मैंने आपको बताया कि कोई आवाज़ ऐसी लगना। टैक्टिकल, टिंगलिंग। टिंगलिंग मतलब कि कुछ ऐसा कि ये होता है टच से लिंक्ड, कि कुछ टच हो रहा है आपकी बॉडी को, ऐसा फील होना। उसके बाद सोमैटिक, इसका मतलब होता है स्नेक क्रॉलिंग, ये होता है पेट के अंदर या किसी मतलब बॉडी पार्ट के अंदर कुछ फील होना। विजुअल, यानी कि दिखने में कुछ आपको लगना, जैसे मुन्ना भाई के अंदर अगर आपने वो मूवी देखी हो तो उसको गांधी जी दिखने लग जाते हैं, तो उसमें वो उसको जो गांधी जी सिर्फ उसको दिख रहे होते हैं। तो ये जो था, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं विजुअल हेलुसिनेशन का। उसको हेलुसिनेशंस हो रही थी ऐसी कि कोई पर्सन है वहाँ पे पर एक्चुअली में वो कोई नहीं था। तो ये विजुअल के अंदर एग्जांपल आ गया। गस्टेटरी होता है टेस्ट बड्स पर, कि कोई एक्चुअल में वो टेस्ट नहीं है पर आपको लगता है कि यही टेस्ट मुझे आ रहा है, और एक्चुअली में वो टेस्ट नहीं होता। उसके बाद ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री लिंक्ड होता है स्मेल वगैरह ऐसी चीज़ों की, कि कोई ऐसी स्मेल जो एक्चुअली में बाहर नहीं है पर आपको लग रहा है कि हाँ यही स्मेल आ रही है। तो ये होती हैं हेलुसिनेशंस। उसके बाद फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे बहुत ही जल्दी पर्सन शिफ्ट करने लग जाता है, और इसके अंदर कुछ बेसिक कम्युनिकेशन की दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें क्या क्या होती हैं। सबसे पहला न्यूरोलॉजिज्म। न्यूरोलॉजिज्म मतलब कि कोई भी नया वर्ड अपने आप फॉर्म कर देना। जैसे कि अभी मैं बोलूँ पर्वेचर। पर्वेचर असल में कुछ भी नहीं है, मेरे मन में अचानक से आया, मैंने बोल दिया। तो ये वर्ड एक्चुअली में नहीं है, पर मैं अगर ये जूम कर लग जाऊँ कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तो ये होगा न्यूरोलॉजिज्म, कि मैंने अपने आप ही कोई वर्ड इन्वेंट कर दिया और मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको उसका मतलब ही पता हो। उसके बाद डिरेलमेंट। डिरेलमेंट मतलब कि इलॉजिकल थिंकिंग। इलॉजिकली मतलब अगर मैं इस टाइम पर किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इस डिसऑर्डर के स्पेसिफिक के बारे में बात कर रहा हूँ, और आप कुछ और ही इलॉजिकल वे में अपने अंदर माइंड में कुछ भी सोचे जा रहे हैं, तो वो हो गया डिरेलमेंट। और उसके अगला
प्रिजर्वेशन मतलब कि एक ही थॉट का बार बार रिपीट आपके माइंड के अंदर आना। तो इसका एग्जांपल, अब कोई भी कन्वर्जेशन पॉसिबल तभी हो सकती है जब थॉट्स एक पर्टिकुलर वे में साथ साथ आगे कंटिन्यू चल रहे हो। जैसे अगर मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, नियोलॉजिज्म की बात करी, उसके बाद हम इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट की बात करेंगे, तो थॉट साथ साथ आपके भी माइंड में वही सब चलने चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, आपके माइंड में वही चीज़ रिपीट होनी चाहिए। पर अगर आप किसी एक चीज़ पे स्टक हो जाओ, अगर आप, मैं इस टाइम ये बोल रहा हूँ और अभी आपके माइंड के अंदर आप डिल्यूजन्स पर ही स्टक हुए पड़े हो, तो वो कन्वर्जेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और ये इसके अंदर होता है कि एक ही थॉट का बार बार रिपीटिशन आना, किसी एक ही थॉट पे स्टक हो जाना। उसके बाद है अगला, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट मतलब कि कुछ ऐसा जो कि एक्चुअली में नहीं होना चाहिए पर वो हो रहा हो, और इमोशन की सेंस में, यानी कि अनस्टेबल इमोशंस टू द सिचुएशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि किसी की कहीं पर डेथ हो और वहाँ पर कोई पर्सन हंसने लग जाए। ये सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं है, सिचुएशन के हिसाब का इमोशन नहीं है ये। तो इसका मतलब हुआ कि अनस्टेबल इमोशंस हैं सिचुएशन के लिए, कि कहीं पर भी कुछ भी इमोशन आ रहे हैं। तो ये थे स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स। अब हमने पढ़ने हैं इसके नेगेटिव सिम्टम। तो नेगेटिव में, इस नेगेटिव का मतलब होता है साइकोलॉजिकल डेफिसिट्स। अब इसके अंदर जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए थी आपको कि पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर सब कुछ ऐड हुआ है। डिल्यूज़न जो कि असल में नहीं है वो उस पर्सन को होता है फील, यानी कि कुछ एक्सेस हुआ। हेलोसिनेशन असल में नहीं है, उसको हो रहा है फील, कुछ एक्सेस हुआ। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के भी अंदर ये सब चीज़ें असल में नहीं है पर उसे फील होती हैं एक्सेस, कुछ बड़ा उसके अंदर। तो ये सब एग्जांपल्स थे साइकोलॉजिकल एक्सेसेस के, कि कुछ बढ़ना। और इसका बिल्कुल अपोजिट होगा इसके अंदर नेगेटिव सिम्टम में, साइकोलॉजिकल डेफिसिट्स, कि कुछ भी अब घट जाएगा इसके अंदर। जैसे कि सबसे पहला है एलोगिया। एलोगिया का मतलब होता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, कि वो बोलने में उसको दिक्कत होती है, यानी कि उसकी स्पीच घट गई, डेफिसिट हो गया किसी चीज़ का। दूसरा है ब्लंट इफेक्ट। ब्लंट इफेक्ट मतलब कि बहुत ही कम इमोशन शो करना। उसके अगला है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में बिल्कुल ही होता है कि नो इमोशन, कि कोई भी इमोशन ही नहीं है उस पर्सन को। उसके बाद एवोलिएशन। एवोलिएशन मतलब इनस्टेबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ टास्क। एपैथी मतलब कि अगर कोई एक टास्क किसी ने चालू किया और वो चालू करते ही दूसरे टास्क पे पहुंचने लग जाए, एक टास्क ख़त्म ही ना कर पा रहा हो या एक टास्क चालू ही ना कर पा रहा हो, ये होता है एवोल्यूशन के अंदर। तो ये 4 पॉइंट ये थे इसके नेगेटिव सिम्टम्स। एलोगिया, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, उसकी स्पीच कम हो गई। ब्लंट इफेक्ट, उसके इमोशन कम हो गए। फ्लैट इफेक्ट, उसके इमोशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। एवोल्यूशन का मतलब कि वो कोई भी एक टास्क पे अपना फोकस नहीं कर पा रहा, एक टास्क चालू करता है दूसरे पे उसी टाइम शिफ्ट हो जाता है। तो कोई भी एक टास्क जो चालू किया वो ख़त्म नहीं कर पाता, या फिर कोई भी टास्क को नए को चालू ही नहीं कर पाता। अब उसके बाद है साइकोमोटर सिम्टम्स। साइकोमोटर सिम्टम्स के अंदर है मूव लेस स्पॉन्टेनियसली एंड शो ऑड जेस्चर्स, यानी कि बहुत ही कम पर्सन मूव करता है और बहुत ही अजीब से अलग से जेस्चर शो करता है। जेस्चर मतलब वही सब कुछ, फेस इंप्रेशन एक्सेट्रा, वो सब बॉडी लैंग्वेज। मे टेक एक्सट्रीम फॉर्म्स कॉल्ड कैटेटोनिया। तो कैटेटोनिया, जब ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सट्रीम में हो जाए, मतलब वो लोग जब चलना ही बिल्कुल ही बंद कर दें, मूव होना ही बहुत कम कर दें और बहुत ही अजीब से जेस्चर्स दिखाने लग जाएं, और बहुत जब एक्सट्रीम में ये चीज़ होने लग जाए उसको तब बोलते हैं कैटेटोनिया। अब इसके अंदर भी कैटेटोनिया के भी आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। कैटाटोनिक स्टूपर सबसे पहला, इसके अंदर मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम। बंदा मोशनलेस रहता है और साइलेंट रहता है बहुत ही लंबे टाइम के लिए। कैटाटोनिक रिजिडिटी, यानी कि रिजिड एक ही पोस्चर में बहुत ही लंबे टाइम तक बैठा रहता है। कैटाटोनिक पोस्चरिंग मतलब कि ऑकवर्ड से ऑकवर्ड पोजीशन में भी ऐसे पोस्चर बना के बहुत ही लंबे टाइम तक बैठे रहना। तो ये थे सारे सिम्टम्स। ये बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर था, अगर आप इसको समझ गए हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, और इसको याद करने में ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोबारा आप वीडियो सुन सकते हैं या फिर इसको पॉज करके, या पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पीपीटी आप जाके देखें और उसको एक बार रीड दोबारा से कर लेना। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर था, इसके मतलब इसका क्या होता है, और उसके बाद इसके कुछ पॉजिटिव सिम्टम, फिर नेगेटिव, और फिर साइकोमोटर सिम्टम्स। बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स।
तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बिहेवियरल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसका नाम इसलिए ये रखा गया क्योंकि एक तो इसके अंदर बिहेवियरल फैक्टर्स इन डिसऑर्डर्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, और डेवलपमेंटल इन्हें इसलिए बोला गया क्योंकि ये डेवलपिंग ईयर्स में हो जाते हैं। अब बेसिकली इसमें हुआ ये कि इनको दो पार्ट्स में कर दिया डिवाइड, इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर और एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर। तो बेसिकली बिहेवियरल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ब्रॉड कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर फर्दर दो कैटेगरी बना दी गई, इंटरनलाइजिंग और एक्सटर्नलाइजिंग। तो इंटरनलाइजिंग के अंदर अपने स्पेसिफिक कुछ अलग डिसऑर्डर्स हैं, एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स कुछ अलग स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हैं, पर ये सब आते हैं अंडर बिहेवियरल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल डिसऑर्डर्स किसको कहते हैं। एक्सटर्नल उन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अंडर कंट्रोल्ड होते हैं जो डिसऑर्डर्स। अंडर का मतलब यहाँ पर है, अंडर कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो आपके कंट्रोल के अंदर हो। अंडर कंट्रोल का यहाँ मतलब है कम कंट्रोलेबल जो होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके अंदर दो मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला तो है की टर्म मेन इन अटेंशन। इन अटेंशन का मतलब कि वो कम अटेंशन दे पाता है किसी भी चीज़ पे, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल उन बच्चों का बहुत ही कम होता है, वो फोकस बहुत कम कर पाते हैं। दूसरा हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, किसी भी एक जगह पे 5-10 मिनट से ज़्यादा टिक के बैठने नहीं वाला, ये सब चीज़ें। अब हाइपर एक्टिविटी के अंदर आगे फर्दर आती हैं इम्पल्सिव बिहेवियर और हाइपर एक्टिव बिहेवियर। इम्पल्सिव का मतलब जो भी माइंड में आया उसी टाइम पर उसके हिसाब से एक्ट कर दिया, इम्पल्सिवली वो एक्ट कर रहा है, वो होता है इम्पल्सिव बिहेवियर। उसके बाद हाइपर एक्टिव बिहेवियर किसी भी एक चीज़ पर ढंग से ना रह पाना, ढंग से कंसंट्रेट ना कर पाना, कहीं पर ढंग से बैठ ना पाना, हर बार चलते रहना, फिरते रहना, इधर उधर घूमते रहना, ये होता है ADHD। उसके बाद ODD, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो जाता है और डिसओबीडियंट होता है, जो भी उसे कहो उससे बिल्कुल उल्टा ही वो एक्ट करता है। ये होता है ODD, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। उसके बाद कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट यानी कि अग्रेसिव हो जाता है बच्चा, और वॉयलेंट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो करने लग जाता है। इसके अंदर वर्बल एग्रेशन हो सकता है, फिजिकल एग्रेशन हो सकता है, हॉस्टाइल एग्रेशन हो सकता है और प्रोटेक्टिव एग्रेशन हो सकता है। प्रोटेक्टिव का मतलब यहाँ पर हुआ कि डोमिनेट करना दूसरों को, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाँ मैं वीक नहीं हूँ। अब उसके बाद इंटरनल डिसऑर्डर्स, जैसे एक्सटर्नल डिसऑर्डर के अंदर था अंडर कंट्रोल्ड, इसके अंदर आता है ओवर कंट्रोल्ड वर्ड। ओवर कंट्रोल का मतलब हुआ कि इसमें ओवर कंट्रोल्ड होते हैं वो, उनके इमोशंस दबे होते हैं, ज़्यादा ही अंदर दबे होते हैं इमोशन, और उसके अंदर अंडर कंट्रोल होते हैं कि ज़्यादा बाहर को आ रहे होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली दो ये आते हैं डिसऑर्डर्स। सबसे पहला SAD, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, और दूसरा डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, और दूसरा डिप्रेशन। तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो होता है जब किसी बच्चे को उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया जाए। यहाँ पर ये आई एम सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ पर लिख दिया, ये चिल्ड्रन की जगह यहाँ पर होगा पेरेंट। तो जब किसी बच्चे को उसके पेरेंट से दूर कर दिया जाए, उस टाइम पर उसे एंग्जाइटी और पैनिक बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ये होता है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। उस टाइम पर बच्चा रो सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, और ऑफ कोर्स ये सिर्फ चिल्ड्रन में ही कॉमन होता है क्योंकि हम चिल्ड्रन वाले के भी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। उसके बाद डिप्रेशन क्या होता है, सैडनेस बाय बीइंग पैसिव एंड अनरिस्पॉन्सिव, और बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी कि वो बच्चा बिल्कुल ही शांत सा बिल्कुल हो जाता है, चुप चुप बिल्कुल डाउन। आर्ग्यूमेंटेटिव ग्विल हेल्पलेसनेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो गिल्ट में चले जाता है, होपलेसनेस की स्टेट में चले जाता है, और आर्ग्यूमेंटेटिव भी कई बार ओवर हो जाता है, और कई बार बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है कि रिस्पॉन्स ही नहीं देना किसी बात का। वही सब जो डिप्रेशन के अंदर के सिम्टम्स होते हैं वही इसके अंदर है। अब उसके बाद बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिसऑर्डर्स अभी हमने पढ़े, इन दोनों के अलावा भी ये 3 अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं आपकी बुक में। तो बेसिकली बिहेवियरल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी हो गई। उसके अंदर एक आया इंटरनल, एक एक्सटर्नल डिसऑर्डर, और एक उसके बाद ये परवेसिव डिसऑर्डर, उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर, एंड देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले समझते हैं परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है। तो परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसके अंदर एक ही सिर्फ स्पेसिफिक डिसऑर्डर है, ऑटिज़म। तो ऑटिज़म में बेसिकली एक पर्सन की सोशल लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है।
तो इसके अंदर ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि कोई भी मेरी रूटीन हो अच्छी, अनरिस्पॉन्सिव टू अदर्स इज़ इन फीलिंग्स में लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता वो बंदा। स्टीरियोटाइप पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप उसके ऊपर बना दिए जाते हैं बहुत सारे। डिफ़िकल्टी इन स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, किसी भी रिलेशनशिप को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उन लोगों को। वही सोशल लाइफ बिल्कुल उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ इन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है बोलने में। अबाउट 70% ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी काफ़ी बच्चों को होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है हम ये भी अभी समझ लेते हैं। बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप चैप्टर 1 भी ज़रूर पढ़ें। और ये जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले पार्ट में बोला था कि ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर आपको पहला चैप्टर आता है तो आपको ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब पता होगा। जिनका IQ 70 से कम हो, जो डेफिसिट एडेप्टिव बिहेवियर हो उन लोगों का, और ढंग से अपने डेली रूटीन के काम भी लोग नहीं कर पाते, वो होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोग। अब उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर। तो अब जो खाने पीने से लिंक्ड आपके डिसऑर्डर हैं, यानी कि जो ईटिंग पैटर्न से लिंक्ड डिसऑर्डर है वो इसके अंदर है। तो सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर में आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर एक पर्सन अपनी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बना लेता है, यानी कि मैं हूँ नहीं मोटा, पर मैं फील करूँगा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा फैट हो गई है, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मेरी बॉडी ख़राब हो चुकी है और मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। अब उस वजह से मैं बहुत ही कम खाने लग जाऊँगा, बहुत ही ओवर डाइट करने लग जाऊँगा। ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। और एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, उसके अंदर होता है ईट एक्सेसिव फूड एंड देन पर्ज इट मतलब कि वॉमिट कर देना, उसे बाहर निकाल देना। कि पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, यानी कि लोगों को सामने ये नहीं मैंने शो करना कि मैं डाइटिंग या कुछ ऐसे कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा ओवर खा लेना, और उसके बाद ताकि मोटापा मुझे ना ज़्यादा हो जाए, ताकि मेरी बॉडी ज़्यादा ख़राब ना हो, ये सब सोचते हुए मैं उसको दोबारा बाहर वॉमिट कर दूँगा। पहले खा भी लेना और फिर उसे निकाल देना। ये होता है बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। उसके बाद बिंज ईटिंग आपने काफ़ी सुना होगा। बिंज वॉचिंग होता है जैसे वर्ड सीरीज़ के लिए कि बहुत लगातार मैंने इस पूरी सीरीज़ को बिंज वॉच कर दिया। तो बिंज ईटिंग भी उसी तरीके से होती है कि आउट ऑफ कंट्रोल आप ईटिंग कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल आप खाई जा रहे हो। लगातार आपने एक चिप्स का पैकेट पकड़ा, दे धपाया धप, एक चिप्स ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तीसरा ख़त्म, चौथा ख़त्म। तो इस तरीके से जब आप खाते हैं वो होती है बिंज ईटिंग। उसके बाद सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर वही सब चीज़ें जो अल्कोहल से लिंक्ड हैं, अल्कोहल और ड्रग्स। तो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के अंदर दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है सब्सटेंस अब्यूज़ और एक है सब्सटेंस डिपेंडेंसी। तो सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है कि जब आप ओवर किसी सब्सटेंस को लेने लग जाओ, यानी कि उसे अब्यूज़ करने लग जाओ, तब क्या क्या होगा। रिकरेंट एंड सिग्निफिकेंट एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होंगे उस चीज़ के। ऑफकोर्स आपकी डैमेज होगा फैमिली को, सोशल रिलेशनशिप्स को, परफॉर्म आप पुअरली करोगे वर्क पे, क्रिएट फिज़िकल हैज़ार्ड्स। ऑफकोर्स आपको फिज़िकली भी काफ़ी दिक्कतें होंगी, आप पुअरली परफॉर्म करोगे अपने वर्क पे, आपके रिलेशनशिप्स और सोशल सारे कनेक्ट्स सब ख़राब हो जाएंगे, फैमिली बहुत ज़्यादा डैमेज होगी और एडवर्स उसके इफ़ेक्ट होंगे। ये होगा सब एब्यूज़ के अंदर, सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर। उसके बाद आता है सब्सटेंस डिपेंडेंसी, कि जब आप डिपेंडेंट हो जाओ किसी सब्सटेंस पे तो क्या क्या होता है। तो उसकी सबसे पहले तो क्रेविंग होगी, बार बार आपको बार बार वो सब्सटेंस लेने की नीड होगी, और आपकी टॉलरेंस ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी टॉलरेंस, और विड्रॉल सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। विड्रॉल सिम्टम यानी कि अगर आपने 1-2 दिन वो छोड़ दी तो आपको बहुत ही ज़्यादा कोई वॉमिट होने लग जाए कुछ। इससे मुझे वो वीडियो याद आ गई, अगर आपने देखी हो, कमलेश वाली वीडियो बहुत फेमस हुई थी। हालांकि किसी की वीडियो को ऐसे फेमस करना गलत है, पर उस वीडियो के थ्रू हम इसको लिंक करके देख सकते हैं। उस बच्चे के जो इमोशंस थे उसको लोगों ने फ़नी वे में देखा, बट उसके जो इमोशंस थे, अगर हम अब उसको समझने की कोशिश करो तो वो था विड्रॉल सिम्टम्स उसको हो रहे थे। उसने बोला कि मैंने 2 दिन छोड़ा तो खून की उल्टी हो गई थी साहब, तो मतलब कि वो था विड्रॉल सिम्टम।
उसके बाद कंपल्सिव ड्रग टेकिंग, वही कि आप बहुत ही लगातार उसको ड्रग को बार 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 लेते रहोगे। कंपल्सिव ड्रग टेकिंग इसलिए होगा क्योंकि आपको उसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है मेन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के अंदर। अब ये उसके बाद फर्दर उसके और उसको ना डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्कोहल से क्या होता है, हेरोइन के अब्यूज़ से क्या होगा और कोकेन के अब्यूज़ से क्या होगा। तो ये फैक्चुअल कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स अब हम पढ़ चुके हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर से लेके यहाँ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर तक ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए इस वीडियो में पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में हम यहाँ ऊपर ये पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, मिल जाएगा आई आइकन में, आप जाके पार्ट 1 भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये चैप्टर समझ आया हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।